नमस्कार, माय नेम इज़ डीके और ये हमारी 13वीं क्लास है। इससे पहले 12 क्लास हो चुकी हैं। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लगातार मैं वीडियो डाल रहा हूँ और लगातार हमारी क्लासें आ रही हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो प्राचीन भारत है उसको कंप्लीट किया जाए समय रहते। तो चलिए शुरू करते हैं। कल की क्लास में हमने जो पढ़ा था वह था मौर्य काल संबंधित उसकी जानकारियाँ, और उसमें भी जो सबसे इम्पोर्टेंट शासक है वह अशोक है। हमें अशोक को ही पढ़ना है। और आज के कल की जो क्लास थी उसमें हमने उसके शिलालेख कहाँ से मिले और किस तरीके से हम उनका वर्गीकरण करते हैं ये हमने पढ़ा था। आज की जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे इस अशोक के वृहद शिलालेख। देखो, वृहद शिलालेख कहने का मतलब ये है कि वृहद एक ही शिला पे 14 बातें लिखी हुई हैं। मतलब एक शिला है उस पे 1 2 3 4 5 14 बातें लिखी हुई हैं, और इन 14 की 14 बातों को लिखने के बाद बहुत सारे पत्थरों पे इनको गढ़ा गया, इन 14 बातों को। तो इसी को कहा जाता है वृहद शिलालेख, 14 वृहद शिलालेख। लेकिन ये 8 स्थानों से मिले हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। एक ही शिला पर 14 बातें लिखी हुई हैं, 8 स्थानों पर मिली हैं। वे स्थान कौन कौन से हैं? देखो, एर्रागुड़ी आंध्र प्रदेश में एक स्थान है, दूसरा है जोगढ़ और धौली, ये दोनों ओडिशा में है। एक बात ध्यान रखना है, 1 से लेकर 13 तक की बातें लगभग सभी शिलालेखों में हैं, लेकिन 14वीं बात जो जिसको बोलते हैं अतिरिक्त शिलालेख, ये उड़ीसा के जोगढ़ और धौली में देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है यही वह स्थान है जहाँ पर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था, और उसने इतने बड़े नरसंहार को देखने के बाद कहा था कि लोगों को, मतलब राज्य तो युद्ध करके जीता जा सकता है, लेकिन लोगों के दिलों पर राज करना है तो वह केवल धर्म के रास्ते पर चलकर ही प्राप्त हो सकता है। इसके बाद वह कोई लड़ाई नहीं लड़ता है। और तो ये जो धौली का मतलब, ये धौली और जोगढ़ के जो मतलब शिलालेख है, इसमें अशोक कहता है कि समस्त प्रजा मेरी संतान है। आगे चल के बात करेंगे इस पे, लेकिन फिर भी इसके बाद है सोपारा। सोपारा महाराष्ट्र में है, शहबाजगढ़ी पाकिस्तान, मानसहेरा भी पाकिस्तान में है, गिरनार अभिलेख गुजरात में है, कालसी अभिलेख उत्तराखंड में है। तो टोटल 8 स्थानों से आपको देखने को मिलते हैं। ये फैक्ट है, और फैक्ट का कोई मतलब एरिया सीमित नहीं है। देखो, हमारे दिमाग में एक बात बैठी होती है कि हम ना वो भी जान ले, एग्जाम उससे नहीं निकलता। प्राचीन भारत का जो क्राइटेरिया है या जो मतलब दायरा है किसी भी एग्जाम में बहुत कम कर दिया गया है, सवाल बहुत कम आते हैं। इसीलिए आप अपने नोट्सों पर भरोसा करके सीमित एरिया को पढ़ के एग्जाम निकालकर अधिकारी बन सकते हैं। रिसर्च का जो काम है वो इतिहास के लोग कर रहे हैं, आपको रिसर्च नहीं कर रही है। मेरी क्लास रिसर्च की क्लास नहीं है, ये एग्जाम से संबंधित क्लास है। तो यहाँ पे अगर आप ऐसी अपेक्षा करते हैं कि मैं सारी चीजें यहाँ बताऊंगा, तो मैं नहीं बताऊंगा। मैं यहाँ केवल आपको आपके एग्जाम से संबंधित चीजें दूंगा। मेरा जो कॉन्सेप्ट है, मेरा इस चीज पे ध्यान ज्यादा रहता है, एग्जाम कम से कम संसाधनों का उपयोग करके कैसे एग्जाम निकाला जा सकता है। तो देखिए, थोड़ा सा आपको शिलालेख क्यों लिखवा रहा है। देखो, इतनी दूरदर्शिता कि एक दिन अगर बाय द वे मैं मर भी गया, मैं किस तरह का राजा था, मैंने राज किया था, लोग मेरे बारे में जाने, पढ़ें मेरे बारे में, तो इतनी दूरदर्शिता किसी शासक में कैसे हो सकती है। तो इससे पहले थोड़ा इसकी हिस्ट्री जान लेना जरूरी है। देखिए, मौर्य साम्राज्य की जब स्थापना होती है तो जो राजा होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, वे स्थापना करते हैं चाणक्य की सहायता से। लेकिन एक कमाल की बात आपको देखने को मिलेगी, ऐसा कहानियों में भी देखने को मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को उनके भोजन में बहुत सीमित मात्रा में चाणक्य जहर देते थे। उनकी पत्नी जब उस जहर वाले भोजन को एक दिन गलती से खा लेती है, तो क्योंकि वह गर्भवती होती है और भोजन विषैला था, इस वजह से जब वो मरने वाली होती हैं, पेट काट के एक बच्चे को जन्म देती हैं। वो वैसे तो जो रानी थी वो तो मर जाती हैं, लेकिन जो पुत्र को में जन्म देती हैं उसका नाम होता है बिंदुसार। बिंदु क्योंकि उसके माथे पर एक वो जो जहर है, जहर के निशान का चिन्ह देखने को मिलता है, इसलिए उसका नाम बिंदुसार होता है। बिंदुसार ने बहुत सारी रानियों से शादी की, उसके कई बच्चे हुए, और इसके बाद उन मतलब मगध की गद्दी पर कौन बैठेगा या मगध का अधिकारी कौन होगा। कहते हैं, ऐसा कहानियों में कहा जाता है कि जो बिंदुसार हैं उसको अशोक पसंद नहीं करते थे। उसके अपने कारण रहे होंगे क्यों पसंद नहीं करते थे, हमें उसमें नहीं घुसना है, बस एक छोटी सी स्टोरी को समझना है। पसंद नहीं करते थे, तो लेकिन अशोक को सम्राट बनना था, तो वह अपने सभी भाइयों से संघर्ष करने के बाद विजयी होता है। ये भी कहा जाता है कि जब एक बार मतलब आसपास जो विद्रोह करते हैं, बिंदुसार जब मरने वाले होते हैं उससे पहले, तो वो अपने पुत्रों को भेजता है कि जाओ आप जो हैं राज्यों का जो विद्रोह राज्य कर रहे हैं उनको दबाओ। लेकिन लास्ट टाइम पे अशोक नहीं जाता, वह वहीं रहने का प्रयास करता है। और इसी ये कहा जाता है कि क्योंकि वह
मतलब वो भेजना चाहता है कि बाहर जाओ, जिससे कि अशोक बाहर जाए और गद्दी पर ना बैठ सके। तो इसी से दुखी होकर कहते हैं कि लास्ट टाइम पे उनकी मृत्यु हो जाती है बिंदुसार की, और मगध पर शासन कर लेते हैं अशोक। और अशोक बाहर से सेना बुलाते हैं और चारों ओर की किलाबंदी करवाते हैं। और किलाबंदी में जब उसके भाई देखते हैं कि मगध पर आधिपत्य जमा लिया है अशोक ने, तो वे क्या करते हैं, वे उससे युद्ध करते हैं और अपने भाइयों को मारने के बाद यह गद्दी पर बैठता है। कुछ लोग कहते हैं 100 थे, कुछ लोग कहते हैं 6 थे, लेकिन हमें इस बात में नहीं घुसना है, क्योंकि वो इतिहास की रिसर्च उन्हीं को करनी है, हमें तो एग्जाम निकालना है, स्टोरी समझनी है। गद्दी पर बैठने के बाद वह चक्रवर्ती सम्राट बनने का प्रयास करता है। और देखो इसके शिलालेख आपको कहाँ से देखने को मिल रहे हैं, आंध्र प्रदेश दक्षिण में है, भारत के दक्षिण में, ओडिशा पूर्व में है, मतलब बंगाल की खाड़ी में सीमा लग रही है, महाराष्ट्र आप देख लो, अगर आप देखो तो पश्चिम और दक्षिण में ये इसकी सीमा है, पाकिस्तान उत्तर में भी कहाँ तक इसका राज्य है, गुजरात और उत्तराखंड तक। इसका मतलब ये अखंड राज्य का आधिपत्य दिखाने का प्रयास कर रहा है। फिर जब हम बात करते हैं इसके जो 14 शिलालेख हैं, 14 शिलालेखों में ऐसा क्या लिखा हुआ है, देखो पहली बात, 14 शिलालेखों में कोई भी राजा अपनी प्रशंसा ही करने का प्रयास करता है कि मेरे राज्य में ये होता है, लेकिन फिर भी हम पढ़ने का प्रयास करते हैं क्योंकि आता है एग्जाम में। पहला जो शिलालेख है उसमें पशु बलि की निंदा की गई है कि पशुओं को मारना उचित कार्य नहीं है, ऐसा इस शिलालेख में देखने को मिलता है। दूसरे शिलालेख में ये मतलब अशोक कहता है कि हमारे यहाँ पे मनुष्य और पशुओं के लिए भी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं और मेरे राज्य में पशु और मनुष्य बड़े ही सुख सुविधा के साथ रहते हैं। और तो और दूसरे ही शिलालेख में वह अपने सीमावर्ती राज्यों की भी चर्चा करती है कि मेरी सीमाएं मतलब जिन राज्यों से लगती हैं उनमें चोल हैं, पांडे हैं, सुतिपुत हैं, केरलपुत हैं, ताम्रपर्णी आज का श्रीलंका। तो मतलब ये अपनी सीमाएं निर्धारित भी कर रहा है दूसरे शिलालेख में। फिर हम जब तीसरे शिलालेख की बात करते हैं तो शिलालेख में यह कहता है कि मैं एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति करता हूं जो प्रदेश का सबसे बड़ा अधिकारी है, और उसका नाम यह बताता है युक्त रज्जुक अधिकारी। तो सबसे बड़े अधिकारी की चर्चा तीसरे शिलालेख में है। फिर जब हम बात करते हैं जो फोर्थ शिलालेख है उसमें यह ब्राह्मणों और शर्मणों का सम्मान करने का निर्देश देता है। कहता है कि ब्राह्मणों और शर्मणों का सभी को सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये लोग ज्ञान प्राप्ति के द्वारा ही समाज का मार्गदर्शन करते हैं। पांचवे की जब हम बात करते हैं तो पांचवे में यह धम्म महामात्र एक अधिकारी की नियुक्ति करता है, जो मतलब धर्म को मानना नहीं है, आधिकारिक रूप से उसके प्रसार के लिए अधिकारी नियुक्त करता है धम्म महामात्रों की। और तो और वह अपने पुत्र और पोत्रों को भी चेतावनी देता है, संकेत कहता है कि अगर मेरे पुत्र और पौत्र धम्म विजय, जो मैंने धर्म का प्रचार कर रहा हूं, अगर वह मेरी बात मानते हुए इसको आगे बढ़ाएंगे तो उन्हें पुण्य की प्राप्ति होगी, लेकिन अगर वे ऐसा नहीं करेंगे उन्हें नरक भोगना होगा। तो पांचवें शिलालेख में वह धम्म महामात्रों की नियुक्ति करता है। फिर छठे में वो कहता है कि सर्वलोक हित ही मेरा कर्तव्य है। छठे में कहता है सर्वलोक हित ही मेरा कर्तव्य है। और तो और वह अपने प्रतिवेदक मतलब सूचना देने वालों को यह छूट देता है कि वह मेरे से किसी भी समय आके मिल सकते हैं, चाहे मैं अपने राजमहल में हूँ, चाहे अपने शयन कक्ष में हूँ विश्राम गृह, चाहे मैं बगीचे में हूँ, चाहे टहल रहा हूँ, किसी भी समय मेरे प्रतिवेदक आके मुझे सूचना दे सकते हैं। तो छठे में ये बातें आपको देखने को मिलती हैं। फिर सातवें की बात करते हैं, वह कहता है कि सभी धर्मों का हमें सम्मान करना चाहिए। सभी धर्म मतलब धार्मिक जो सहिष्णुता है उस पर यह बल देता है और कहता है कि प्रत्येक धर्म के लोग प्रत्येक जगह निवास कर सकते हैं। फिर हम जब आठवें की बात करते हैं, कहता है कि अब मैंने शिकार यात्रा करनी बंद कर दी है, क्योंकि इससे पशुओं की मृत्यु हो जाती है, इस वजह से अब मैं धम्म यात्रा पर निकलता हूं, ना कि शिकार यात्रा पर। फिर जब हम नौवें शिलालेख की बात करते हैं तो वह कहता है कि धर्मोत्सव या सामाजिक समारोह में जो पैसा अपव्यय होता है, अनावश्यक पैसा खर्च होता है, वह पैसा धन की बर्बादी है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि यह कार्य हमें ना करना चाहिए। क्योंकि देखो जो व्यक्ति सबल है या जिसके पास पैसा है वह तो सामाजिक
जो धर्मोत्सव है करवा लेता है, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है वह इससे आकर्षित होकर या समाज के दबाव में आकर वह भी इस तरह के आयोजन करवाता है, जिससे वह गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाता है और गरीबी से बाहर नहीं आता है, क्योंकि उसके पास उतना पैसा है नहीं कि वह इन मतलब धर्मोत्सव और सामाजिक जो समारोह हैं इनमें पैसा खर्च करे। तो वह उधार लेकर ये कार्य करता है और फिर उधार चुकाने में ही उसका पूरा जीवन चला जाता है। तो वह इसकी निंदा करता है 9वें शिलालेख में। फिर 10वें शिलालेख में कहता है कि ऐसा कार्य करना चाहिए, कार्य ऐसा करो कि आप ना तो किसी यश ना किसी कीर्ति की कल्पना करें। मतलब आपको कार्य इस तरीके से करना चाहिए कि क्योंकि आपका कर्तव्य है, आप ये मत सोचो कि मुझे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसका मतलब अपने यश और कीर्ति की परवाह किए बगैर कार्य को करने की जो सीख है वो 10वें शिलालेख में देखने को मिलती है। फिर 11वें में कहता है कि दुनिया में जो सबसे उत्तम दान है वह धम्म का दान है और अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। जो ब्राह्मण श्रमण हैं उनकी सेवा करना ही सबसे बड़ी सेवा है इनके अनुसार। 12वें शिलालेख में इत्जिक महामात्रों की नियुक्ति करता है और कहता है मेरे यहाँ पर स्त्री अध्यक्ष महामात्रा भी है, मतलब ना केवल पुरुष स्त्री भी इसके यहाँ पे इनके यहाँ पे धम्म महामात्र है। फिर इसके बाद 13वें की जब हम बात करते हैं तो जो सबसे लंबा शिलालेख है इसी के बारे में पूछा जाता है। जो सबसे लंबा शिलालेख है वह 13वां है और इसी में आपको देखने को मिलेगा कलिंग युद्ध का वर्णन। और कलिंग युद्ध में जो घोर नरसंहार होता है, कहते हैं इतिहासकार के यहाँ पर इसका हृदय परिवर्तन होता है। और इसी में यह कहता है कि मतलब लोगों का जो हृदय है वह मतलब धम से जीता जा सकता है, युद्ध से केवल राज्य जीते जा सकते हैं। तो और इसी 13वें शिलालेख में 5 विदेशी राज्यों जैसे चोल, पांड्या आदि का उल्लेख मिलता है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि यह अपने आसपास की जो एसटी कम्युनिटी थी या आठविक जनजाति थी उनको चेतावनी भी देता है कि आपको अनुशासन में रहना है। मैं धम्म विजय पर निकला हूं, वो बात सही है, लेकिन अगर आप अनुशासन में नहीं रहोगे तो मेरे क्रोध का सामना आपको करना होगा। यह चेतावनी भी दे रहा है और अपने हृदय परिवर्तन की बातें भी कर रहा है। जो 14वां शिलालेख है, मैंने बताया था वीडियो की शुरुआत में ही कि अतिरिक्त कलिंग शिलालेख है और ये मिला है धौली और जोगढ़ से, उड़ीसा से, और कहता है कि समस्त प्रजा मेरी संतान है। इसका मतलब यहाँ चेतावनी नहीं दे सकता है, क्योंकि अगर उड़ीसा की जनता को लगा कि हमारे बहुत सारे भाइयों को, हमारी बहुत सारे जो प्रजा है इसका जो खत्म करने वाला, जो एक किस्म से कह सकते हैं कि ये क्रूर शासक की दृष्टि में नहीं आना चाहता था, इस वजह से इसने ये किया होगा, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। धौली और उड़ीसा का जो शिलालेख है ये 14वां अतिरिक्त शिलालेख है, ये यहीं से मिलता है। कहता है समस्त प्रजा मेरी संतान है। देखिए ये तो थे वृहद शिलालेख, अन्य शिलालेख भी कहाँ से मिले हैं ये प्रश्न आता है। मैंने फिर भी कोशिश की है कि चीज़ों को एक जगह लेकर आऊँ, लेकिन फिर भी गलतियाँ हो सकती हैं क्योंकि मैं प्रतिष्ठित टीचर नहीं हूँ, मैं एक एस्पिरेंट हूँ, तो मेरे से गलती हो सकती है। तो फिर भी देखते हैं अन्य शिलालेख। रुम्मनदेई अभिलेख, रुम्मनदेई अभिलेख जो है नेपाल में मिला है और यहीं पे कहा जाता है कि जो अशोक है वह जो बुद्ध की जन्मस्थली है लुम्पनी, वहां गया था और वहां पे जो कर दिया जाता था 1/6 उसको घटाकर 1/8 कर रहा है, इसलिए इसको आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखना है हटा नहीं रहा है, क्योंकि राज्य का संचालन कर से ही होना है, कम कर रहा है 1/6 से 1/8, लेकिन हटा नहीं रहा है। फिर क्योंकि अब देखो उसे सम्राट भी तो बने रहना है ना। फिर इसके बाद है निगाली सागर अभिलेख, ये भी नेपाल में मिला है और यहाँ पे ये मतलब अशोक जो है ना 14वें वर्ष गया था। ऐसा कहा जाता है कि कनक मुनि है उसका जो स्तूप है उसके आकार को यह 2 गुना करता है। तो निगाली सागर अभिलेख में यह कनक मुनि के स्तूप को 2 गुना करता है, इसके प्रमाण मिलते हैं। कौशाम्बी अभिलेख या रानी का अभिलेख भी इसको कहा जाता है और यह कहता है कि जो इसकी रानी थी कुरुवाकी और इसका जो पुत्र था तिवर, इसकी चर्चा इसमें की गई है कौशाम्बी अभिलेख में। और यह चेतावनी देता है जो बौद्ध संघ में फूट डालने का कार्य करते हैं उनको कहता है कि ठीक से रहो, नहीं तुम्हें मेरे क्रोध का सामना करना होगा। और बबू अभिलेख या बैराट अभिलेख जो राजस्थान से मिला है, इसमें यह स्वयं
एक्सेप्ट करता है, खुलकर एक्सेप्ट करता है कि मैं बुद्ध और संघ में विश्वास करता हूं, मतलब मैं बौद्ध धर्म का अनुयायी हूं। तो अशोक यहाँ पे पहला ऐसा शासक है जो खुलकर कहता है कि मैं बौद्ध धर्म का अनुयायी हूं और उसके संघ में विश्वास करता हूं। बराबर की पहाड़ी में जो गुहा लेख हैं, मतलब गुफाओं में लिखे हुए लेख हैं, वहां पे सुदामा और कर्ण चोपर और विश्व झोपड़ी नामक गुफाओं में जो है ना इसने निर्माण करवाया है, ऐसे संकेत देखने को मिलते हैं। अच्छा देखो, स्तंभ लेखों की जब हम बात करते हैं ना, वैसे 7 स्तंभ लेख है, अभी फिर समझना है, एक ही शिला पे 7 लेख हैं। तो वृहद शिला लेख 14 हैं, यहाँ पे कितने हैं? 7 हैं। विभिन्न स्थानों पे ये मिले हैं। तो इसमें एक जो सबसे पहला मिला था दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, तो पहले तो इसमें ये बात आपको पता होनी चाहिए कि 7 हैं। दूसरी बात, ये पहले मेरठ में था, लेकिन आगे चल के फिरोज शाह तुगलक वंश का ये सुल्तान है, तो ये जो है ना इसको मेरठ से दिल्ली शिफ्ट कर देता है। तो आज ये दिल्ली में देखने को आपको मिलेगा। एक टोपरा का जो अभिलेख है पहले हरियाणा में था, फिरोज शाह तुगलक इसे भी दिल्ली ले आता है। देखिए यहाँ तक की जो क्लास थी, यहाँ तक हमने जाना कि अशोक के जो शिलालेख हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं, कितने स्थानों से मिले हैं और उनकी प्रमुख बातें। कल की जो क्लास होगी, कल की क्लास में हम जानेंगे अशोक का धम्म और मौर्य साम्राज्य का पतन। हम बस ये समझेंगे, इसके बाद मौर्य साम्राज्य समाप्त और इसके बाद हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल। तो अगर आप यहाँ तक हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।